हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। सब लोग ठीक हो? होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट अपने घर पे होंगे। तो समय कुछ अच्छा नहीं है, आप सब भी जान रहे हो, हम सब भी जान रहे हैं। बट फायदा ये है कि कब एटलीस्ट आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो और हम अपनी पूरी कोशिश से हम आपको पढ़ा रहे हैं। जितना पॉसिबल हमारे पास कोई भी चीज हो सकता है, हम सब कुछ करने को तैयार है। बट आप लोग बस घर पे रहिए और पढ़ाई करके रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों? तो बिना टाइम और वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हमारा 11 का सेशन है बेटा। तो 11 के सेशन में हम क्या कर रहे थे? लास्ट टॉपिक याद होगा आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास, स्पेशली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बेटा कि उसके बारे में एनालिसिस। क्योंकि जब तक हम बहुत अच्छे तरीके से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को समझेंगे नहीं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस उसके ऊपर नहीं करेंगे, तब तक ये टॉपिक हमारे माइंड में नहीं आ पाता, हम उसको फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसीलिए कुछ एक क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था। और आज का पूरा जो सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा, जिसमें हम जेई, नीट एंड आईआईटी के क्वेश्चंस को मिक्स करेंगे और उसके बेसिस से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मतलब आज का क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिसमें स्प्रिंग मास सिस्टम एंड और भी बहुत तरीके के सिस्टम्स को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आज के क्लास में। तो तैयार हो जाओ सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर में। कॉन्टिन्यूअस एकदम पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि एक बार आज का ये लेक्चर अगर आपके समझ आ गया, ठीक, तो समझ लेना कि सेंटर ऑफ मास से आया होगा क्वेश्चन आप बहुत हद तक सॉल्व कर पाओगे, इनफैक्ट जेई एडवांस तक। ठीक है बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हम लोग। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। अब जैसे मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, अब उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब सपोज करो कि एक कार्ट है हमारे पास, समझोगे इस क्वेश्चन को? समझोगे? कार्ट है, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो इस तरीके से खड़ा है और ये कार्ट रोड के ऊपर आसानी से मूव कर सकते, फ्रीली मूव कर सकते। अभी फिलहाल ये सिस्टम जो है पूरा का पूरा रेस्ट पे। अब होता क्या है कि ये पर्सन इस कार्ट के रिलेटिव यू वेलोसिटी से जंप कर जाता है। ठीक, द पर्सन जंप्स विद यू, मतलब इस कार्ट से नीचे की तरफ कूद जाता है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कार्ड की वेलोसिटी क्या होगी जिस समय ये जंप कर रहा होगा। ठीक, मान लो कि मास ऑफ द कार्ड इज कैपिटल एम, मास ऑफ द पर्सन इज स्मॉल एम। क्लियर है? ठीक, एंड यू इज द वेलोसिटी या स्पीड लिख दो, स्पीड ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू कार्ड। ठीक है ना? इसके रिलेटिव है ये। समझ में आ गई बात? इतनी बात हमें क्लियर है। तो अब सोचो जरा, ये कोई डेफिनेट की बात है कि जब आप कार्ड से जंप करोगे, एक बार जरा इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ये पर्सन और इस मास को, अगर कार्ड को स्पेशली अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर कर लूं, तो इस सिस्टम को अगर ये जंप कर रहा होगा तो इस कार को पीछे की तरफ धक्का दे रहा होगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये उसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लगा रही होगी। पर ये दोनों इंटरनल फोर्सेज है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम का पार्ट कौन सा है? मास एंड मतलब ये पर्सन एंड कार। ठीक, तो ये इंटरनल फोर्स कैंसिल आउट हो गए। कुछ वर्टिकल फोर्सेज है, नॉर्मल और एमजी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात ना? क्लियर है यहाँ पे? और प्योर रोलिंग की बात हो रही है, खैर छोड़ो, अभी प्योर रोलिंग की डिस्कशन हम नहीं कर रहे। ठीक, तो जब ये जंप कर रहा है इसका मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? तो जब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है, तो आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल अगर जीरो हो जाए, हॉरिजॉन्टल के केस में जीरो हो गया, तो एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा। एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो, या फिर आप लिख सकते हो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ पे? ये भी पता है आपको। मतलब ये जो मोमेंटम जो लिखा है स्पेशली किस डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, ऐसे वर्टिकल में भी जीरो है। ठीक, क्योंकि ये कार जो है ना हवा में थोड़ी उड़ रहा है। ये तो मूव ऐसे करेगा, ये या तो राइट से जाए या लेफ्ट से जाए, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे जा रहा है। ठीक,
लेकिन आप फिर भी बता सकते हो, आपको पता है अच्छे तरीके से, अगर कंप्लीट इसमें एनालिसिस में चले तो एक्सेलेरेशन ऑफ ये किसका है, सेंटर ऑफ मास का, एक्स डायरेक्शन में 0, ठीक, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट। और इनिशियली देखो इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे था, रेस्ट पे था, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे था। उसके बाद ये यू स्पीड से जंप हुआ, किसका मतलब सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, ये बात भी हमें क्लियर है। अब सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं का वहीं रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, ठीक। तो अगर सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है, मान लो कि इस पोजीशन पे फिक्स्ड है, तो जाहिर सा बात है कि ये पर्सन अगर राइट साइड को जंप कर रहा है तो डेफिनेटली इसको लेफ्ट साइड में रिकॉइल करना पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अपनी जगह पे फिक्स्ड रह जाएगी। समझ में आ गई बात? आपको याद है लास्ट क्लास मैंने बताया था कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट है और ये उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो अगर ये इधर को भागा तो इसको इधर भागना पड़ेगा, और अगर ये इधर को भागा तो इसको इधर भागना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं पे मेंटेन रहे, अगर इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? तो बिल्कुल उस लॉ से आप ऐसे भी देखो, बहुत सारे तरीके से आप बोल सकते हो, ये जब जंप कर रहा होगा पीछे 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 की तरफ धक्का दे रहा होगा तो पीछे की तरफ ये रिकॉइल करेगा, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। दूसरा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से बोल सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, तो अगर ये राइट साइड जाएगा तो इसको लेफ्ट साइड जाना होगा। क्लियर है? लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितना आगे या कितना पीछे गया, उसने तो ये बोला है कि जिस समय ये जंप कर रहा होगा उस समय कार्ट ने कितने वेलोसिटी से रिकॉइल किया हुआ है, ये निकालना है। कि ये वही केस हो गया बिल्कुल जो गन एंड बुलेट सिस्टम वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इतनी बात तो समझ में आ गई। तो देखो ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल, ये होना चाहिए। और देखो इनिशियल को 0 था, क्योंकि मास और कार्ट दोनों ही रेस्ट पे थे। समझ में आ गई बात? तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। अब आपको ये भी पता है कि जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन में जो वेलोसिटी वगैरह टर्म जब आप यूज करोगे तब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ देखो u इज द स्पीड ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, और कार्ट खुद मूव कर रहा है, इसका मतलब जो कार्ट है ऐसा कुछ सिचुएशन है जैसे ही वो जंप कर रहा है, यहाँ से ये जंप हुआ, ये u स्पीड से जंप हुआ, तो कार्ट पीछे की तरफ कुछ v वेलोसिटी से रिकॉइल हुआ होगा, ठीक है। तो velocity of person with respect to car equal to velocity of person minus velocity of car, ऐसे लिखोगे आप। हमें तो ये निकालना है velocity of person with respect to ground, और ये कितना गिवन है u, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। इसको इधर लेकर आओ प्लस, ये देखो ये माइनस भी है अपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इतना हो गया। क्लियर? तो यहाँ लिखो मास ऑफ द पर्सन इनटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज u माइनस v, प्लस मास ऑफ द कार्ट मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ कार्ट, देखो वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हो गया। तो यहाँ से सॉल्व हो गया हमारा v इज इक्वल टू mu डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, इतने वेलोसिटी से कार्ट जो है वो रिकॉइल कर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को स्लाइटली चेंज कर दिया जाए, एकदम बिल्कुल एक बार नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया क्या? बिल्कुल नोट हो गया बच्चों। अब चलो आगे चल के अगले पार्ट पे चल के इसके, अगर मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा होता कि ये तो इनिशियली मैंने बोला कि रेस्ट पे है, लेकिन अगर ये बोला गया होता कि इनिशियली ये जो कार्ट है ये राइट साइड में u वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। अब पर्सन जो है वो v वेलोसिटी से जंप हो गया, अगेन v इज द वेलोसिटी स्पीड ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है। तो आपको बताना है फाइनल स्पीड ऑफ द कार्ट, मतलब जो उसने रिकॉइल किया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही केस है। अब अगेन फिर से वही बात है, ये चल रहा था, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं इसके पास, तो हमें को ये बात क्लियर हो गई कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल को लिखिए गया ये 0 है, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व होना चाहिए, तो इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल, ऐसे लिख दिया हमने। क्लियर है बेटा? तो जैसे ही ये लिखा इनिशियल मोमेंटम देखना जरा कितना है, m प्लस कैपिटल M इंटू यू, इतने स्पीड से ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, तो सिस्टम की मास कितनी है, इसका मास प्लस इसका मास, ये होगी स्पीड इक्वल टू, जब ये जंप कर रहा होगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंप ये कितने से कर रहा है,
यू स्पीड से, इसने जैसे ही जंप किया, ठीक है ना, यू स्पीड से, यू इसके स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो मान लो कि कार्ट ने रिकॉइल किया होगा वी डैश स्पीड से, ठीक। तो अगेन बिल्कुल उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू, या ऐसे कैसे लिखोगे, यू माइनस वी डैश, है ना, लिखोगे ना, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था हमने, क्लियर। अब उसको यहाँ पे प्लेस करो, तो मास ऑफ द पर्सन मल्टीप्लाइड बाई यू माइनस वी डैश प्लस कैपिटल एम माइनस वी डैश, है ना, क्योंकि इक्वल के ये पीछे की तरफ कर रहा है, तो राइट साइड को हमने प्लस माना है, तो लेफ्ट साइड को माइनस लेंगे। क्लियर है बेटा, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया, ये तो वी था ना, ये वी से था, ये वी है बेटा, ये वी से जंप कर रहा है, ठीक है, वरना ये कैंसिल हो जाता, ठीक। समझ में आ गया कि यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी गैस भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में और भी वेराइटीज हो जाता है, वो वेराइटीज कुछ ऐसा होगा, अब मान लो कि ये कार्ट है हमारा, अब कार्ट पे दो पर्सन है, एक इस एंड पे खड़ा है और एक इस एंड पे खड़ा है, ठीक है। कार्ट ये रेस्ट पे, सिस्टम ये अभी क्या है, रेस्ट पे है, दोनों पर्सन की मास सेम है और कार्ट का मास कैपिटल एम है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब हुआ क्या कि पहले ये पर्सन यू स्पीड से जंप करके, अगेन यू इज के स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि यू स्पीड से जब ये जंप करता है तो कार्ट ने कितने से रिक्वाइल किया होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन हमारा ये हो गया, ये रहा हमारा कार्ट, इस पे ये बेचारा पर्सन को ये तो जंप नहीं हुआ है, क्लियर है यहाँ पे, और ये पर्सन यहाँ से जंप हो गया है इस तरफ यू स्पीड से, तो इसने रिक्वाइल किया होगा वी स्पीड से, तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, u माइनस वी इस डायरेक्शन में, या फिर v माइनस यू इस डायरेक्शन में, जैसा चाहो वैसे लिखो, ठीक है बेटा। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो v माइनस यू लिखूंगा इसका, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये तो आपको समझ में आ गया है कि मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा, क्योंकि लास्ट दो क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल कितना है, देख के बताओ, जीरो, ये रहा। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल कितना हो गया, अब मोमेंटम में कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, तो इसका देखो, ये बेचारा जंप किया है एम वी माइनस यू से, वी उधर यू इस तरफ, ठीक, प्लस अब सिस्टम में और कितना बच गया मास, ये और ये, तो ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये भी स्मॉल एम था, तो ये हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इसने रिक्वाइल कितने से किया है, वी से, सो कितना आ गया, कितना आ गया, वी कितना आ गया, एम वी टू एम वी, ये आ गया एम यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस टू एम, ठीक, इतने से रिक्वाइल कर दिया, ये बात क्लियर हो गया, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अब दूसरा पर्सन भी बिल्कुल सेम स्पीड से जंप कर जाता है अब उस डायरेक्शन में, तो बताओ फाइनल स्पीड ऑफ या फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, ठीक। तो अब देखो ये फर्स्ट केस था जब पर्सन, पहला पर्सन जंप कर रहा था, अब सेकंड केस में आते हैं, तो सेकंड केस में ये कार्ट और ये पर्सन, ये दोनों इस डायरेक्शन में, ये रहा वी स्पीड से चल रहे थे, ठीक, समझ में आ गया बात। अब क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम जो है ये वी स्पीड से चल रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिख दूंगा मैं, ये सेकंड केस हो गया, सेकंड केस में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया फर्स्ट केस, जब पहला पर्सन जंप कर रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्लियर। तो इनिशियल मोमेंटम तुम देख रहे हो, एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी, वी ये रहा, प्लेस कर देंगे हम यहाँ पे, ये इनिशियल मोमेंटम है, देखो राइट साइड को मैंने लिखा है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब जैसे ही ये जंप करता है, तो मान लो कि ये जो कार्ट है, ये पर्सन ये जंप किया है इस डायरेक्शन में यू स्पीड से, तो इसने रिक्वाइल कर दिया होगा कुछ वी गैस वेलोसिटी से, सो उस पर्सन की रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, u माइनस वी गैस प्लस कैपिटल एम, ठीक, उस वो पीछे की तरफ रिक्वाइल हुआ है, तो माइनस वी गैस, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम वी गैस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, आप आसानी से सब कुछ कर सकते हो, देख रहे हो ना, क्या कोई बहुत दिक्कत वाला बात है, कुछ भी नहीं है, आसान है, ठीक, बस थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है,
क्लियर है बेटा? समझ में आ गई? ये पूरी कहानी समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये वाला क्वेश्चन याद करो, पिछली क्लास में हमने किया था कि ये एक वेज है, ये एंगल थीटा गिवन है, ये लेंथ एल गिवन है, एक ऑब्जेक्ट यहां से चलकर यहाँ पे स्लिप करके यहाँ तक पहुंचता है, तो उतने देर में कितना ये वेज पीछे आया होगा? याद करो, सबने निकाल भी लिया था। निकाला था क्या, या भूल गए? निकाला था, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है अच्छे तरीके से कि ये जो नीचे वाली जो सरफेस है वो स्मूथ है। क्लियर है बेटा? तो जब नीचे वाली सरफेस स्मूथ है तो अब एक बार सोचो जरा कि जब ये चलकर, ये स्मॉल एम है, ये वेज जो है ना कैपिटल एम है, ये जब इधर को जा रहा होगा तो डेफिनेटली ये पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब ये यहाँ पहुंच रहा है लोअर एंड पे, उस समय इन दोनों की स्पीड क्या थी, ठीक? और ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, चलो हम फिर से भी कर लेते हैं। ठीक है बेटा? गुड आफ्टरनून बेटा। अब जैसे देखो यहाँ पे आया, तो देखो इनका कोई कंबाइंड सेंटर ऑफ मास में मान लेता हूँ कहीं पे होगा। इसका देखो ये ट्रायंगुलर वेज है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इस लाइन पे होता, राइट एंगल के, कहीं इधर को होता, और ये तो कहीं ऊपर को होगा। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिक्स्ड होगा। सो जैसे ये यहाँ पे आया, ये वेज जो है उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, मतलब ये जो है एक्स से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये देखो, ये एक्स से पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में u है और इसकी वेलोसिटी v है। u इज द स्पीड ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू वेज। याद रखना, ये मैंने कंसिडर किया हुआ है, ठीक? एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पता है हमें, ये एंगल थीटा गिवन है। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, अगर ये h गिवन है तो ये वाली लेंथ कितनी है? h है, एंगल थीटा गिवन है, तो क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय tan थीटा, मतलब h cos ऑफ थीटा। इतना आ गया, ठीक है? अब जरा देखो, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा होगा तो ऑब्जेक्ट बेसिकली मूव कितना किया है उसने? देखो यहाँ था, पहले यहाँ पे था, अब गया है वो यहाँ पे, तो ये कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? बता सकते हो? देखो ये यहाँ पे है, ये देखो तो ये एक्स है। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, ठीक? अब यहाँ पहुंचा है, ये डिस्टेंस एच कॉट थीटा है, ये एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा? एच कॉट थीटा माइनस एक्स, है ना? तो पोजीशन के लिए हम क्या लिख लेंगे कि दोनों का, जैसे आपको पता है ना कि डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डिटेल एनालिसिस जो है हम पिछली क्लास में इसके बारे में कर चुके हैं, डेल्टा एक्स इज द चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा? समझ में आ गया? अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे फिक्स्ड है तो उसकी पोजीशन में कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई, जीरो, ये उधर जाकर जीरो हो जाएगा। m1 किसी एक को मान लो, स्मॉल m को मान लेते हैं, उसकी पोजीशन में रिलेटिवली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है और किस डायरेक्शन में, देखना जरा। स्मॉल एम बेसिकली यहाँ था, अब यहाँ पे है कि ये वाले डिस्टेंस राइट साइड में कितना गया? एच कॉट ऑफ थीटा माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? प्लस कैपिटल एम, देखो वो पीछे की तरफ एक्स गया है तो माइनस एक्स। क्लियर है? तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई एम एच कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम। ठीक, कितना शिफ्ट हुआ होगा ये बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये कोई डिस्टेंस निकाल दिया हमने, लेकिन सवाल है कि इस डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है। ठीक, तो एक बार देखो जरा कि ये बात तो समझ में आ गया। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, अब वेलोसिटीज के बारे में सिंपल डिस्कशन करके ये डिस्टेंस वगैरह हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक, इस जगह पे जो भी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी u है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? u तो वेज के रिस्पेक्ट में, और वेज खुद मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? लिख सकते हो क्या? वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। कैसे लिखते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M। क्लियर है? हमें ये चाहिए, वेलोसिटी ऑफ m चाहिए।
तो वेलोसिटी ऑफ m इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है, तो प्रॉपर जो वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में होगा उसको आई कैप से लिखेंगे, जो उसका अपोजिट होगा उसको माइनस आई कैप, जो वाई डायरेक्शन में होगा उसे जे कैप, जो उसके अपोजिट होगा उसको माइनस जे कैप। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? थैंक यू प्रतीक, आप बस थैंक यू प्रतीक, थैंक यू। अब देखो बेटा यहाँ पे तो वेलोसिटी ऑफ m चाहिए। अच्छा देखो ये हमें गिवन है, लेकिन ये डायरेक्शन देखो, ये है, देखना जरा u इस डायरेक्शन में, तो क्या ये वाला एंगल थीटा है क्या? देखना जरा, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, ये देखो इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को एक्सटेंड करके, क्योंकि यही एंगल थीटा था ना, तो देखो इसका अपोजिट एंगल हो गया, तो u के दो कंपोनेंट्स किधर होंगे? u cos थीटा इस तरफ और नीचे की तरफ u sin थीटा। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m, ये u cos थीटा आई कैप प्लस u sin ऑफ थीटा माइनस जे कैप, इतना आ गया। क्लियर है बेटा? इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल, ये जो ऑब्जेक्ट जो है हमें वो कैसा दिखेगा? नीचे की तरफ u sin थीटा से जाता हुआ और राइट साइड u cos थीटा माइनस v से जाता हुआ, ये हमें ग्राउंड से फील होगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि अब हम यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं, तो अच्छा एक चीज बताओ बेटा, y डायरेक्शन में क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में नॉर्मल जो फोर्स है वो इंपल्सिव नेचर का है। ठीक है, क्यों? देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे मान लो कि बीच के किसी भी इंस्टेंट पे होगा, तो ये इस वेज को नॉर्मली ऐसे कॉम्प्रेस कर रहा होगा इस तरीके से, तो उसका कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन ये जो फोर्सेज जो यहाँ पे है, इसको बैलेंस करने के लिए जो नीचे से जो फोर्स आएगा वो भी तो काफी ताकतवर होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स है जो कि इंपल्सिव नेचर का है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए हम वाई डायरेक्शन में कंजर्व ना करके सिर्फ एक्स डायरेक्शन में करेंगे। तो मोमेंटम को हम कंजर्व करके हैं एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल, ये कौन सा है? इनिशियल। क्लियर? अच्छा, इनिशियली देखो सिस्टम रेस्ट पे था, ठीक, तो अगर ये सिस्टम रेस्ट पे था तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू फाइनल। बताओ जरा फाइनल कितना हो गया इस इंस्टेंट पे, बताना मुझे कि कोई स्मॉल m की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स डायरेक्शन में कितना है? ये देखो, है ना, तो ये कितना आ गया? u cos थीटा माइनस v। समझ में आया क्या? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस मास का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये रहा। ठीक, तो मैंने ये लिख दिया प्लस कैपिटल M माइनस v। ठीक, इससे एक इक्वेशन आ जाएगा हमारी, ये एक इक्वेशन बन गया। लेकिन हमारे पास दो अननोन है बेटा, याद रखना, एक v और दूसरा स्मॉल u, तो सिर्फ इस इक्वेशन से आंसर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अब ये बताओ, क्योंकि हमारे पास तो अब दो अननोन है, तो दूसरा इक्वेशन तो चाहिए, तो सोचो कि जरा दूसरा इक्वेशन आएगा कहां से, कैसे आएगा वो दूसरा इक्वेशन? एक बार लिखो, एक बार सोचो को जरा। ये कैसा नाम है भाई? पबजी टीवी इज लाइव। चलो ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे, इतना आ गया। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब जैसे सिस्टम देखो, ये नीचे को आ रहा है, ये पीछे को रिकॉइल कर रहा है, एक बार जरा बताना कि सिस्टम पे जितना भी फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल mg, क्या वो कोई काम कर रहे हैं? नॉर्मल के कारण तो कोई वर्क नहीं होता, ये तो आपको पहले से भी पता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स के कारण वर्क डन हमेशा जीरो होती है, ये सब आपको पता है। ठीक, अब बच गया सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो अप्लाई करी है उसी की वजह से क्यों ये नीचे आ रहा है, समझ में आ गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या mg जो है वो कंजर्वेटिव है। तो आप याद करो वर्क एनर्जी का वो लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन मैंने क्या बताया था कि अगर सिस्टम में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबके कारण वर्क जीरो हो जाए एक्सेप्ट कंजर्वेटिव, सो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। याद है, याद है, ठीक। तो अगर ये याद है तो हम तुरंत क्या लिख लेंगे, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, u इनिशियल मान लो कि यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, कितना हाइट नीचे आया भाई, तो h हाइट, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी एच, माइनस क्यू क्योंकि एच हाइट नीचे आया है वो, क्लियर। तो u इनिशियल जीरो, सिस्टम रेस्ट पे था जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एच, ठीक, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास में कोई भी फॉलिंग नहीं हुआ है, ठीक है। ये को ऐसा थोड़ी कि ये उछल के ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो वेज में कोई फर्क नहीं आया, स्मॉल एम में आया है, वो एच हाइट नीचे आया है यहाँ से, क्लियर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम सिस्टम का लिख रहे हैं, तो सिस्टम में कौन कौन पार्टिकल्स है बेटा, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, यही है ना। तो स्मॉल एम की काइनेटिक एनर्जी लिखो एंड कैपिटल एम की काइनेटिक एनर्जी लिखो। तो सबसे पहले कैपिटल एम का लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखना काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसको किसी भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक, वो सिंपल स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे देखो प्लस हाफ स्मॉल एम, इसका देखो वेलोसिटी ये पूरा है, देख रहे हो ना। तो हम एक्स डायरेक्शन में अगर लिखे तो ये लिखेंगे u cos थीटा माइनस v का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये देखो u sin थीटा का स्क्वायर, मतलब मैं स्पीड निकाल रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ये हो गया रूट इस पूरे का स्क्वायर, क्लियर है। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक। अगर स्मॉल एम कैपिटल एम की वैल्यू थीटा वगैरह गिवन होता तो क्वेश्चन आसान हो जाता। ये पूरा का पूरा इक्वेशन नंबर 2 है, और जिस बच्चे ने इक्वेशन ये दो इक्वेशन अच्छे से लिख लिया है उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है बिल्कुल, एक बार नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक। ऐसे क्वेश्चन है जेई एडवांस में पूछे जाते हैं या जेई मेंस में पूछे जाते हैं, और इसी का एक छोटा सा फ्रैक्शन उठाकर, ठीक है, नीट में पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये सब आना चाहिए, चाहे वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ये आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन लो, एक बड़ा सा बढ़िया सा सवाल यहाँ पे तुम्हारे सामने रखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, मान लो कि ऐसा हमारे पास एक वेज है, एक इस तरीके का वेज है, और ये फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास, ये स्मूथ सरफेस है, और ये बेसिकली इसके ऊपर रखा हुआ है। ये एक मतलब वेज जो है वो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में, इस वेज की हाइट स्मॉल एच है और इसका मास जो है कैपिटल एम, ठीक है, समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि इसको हमने क्या किया, एक यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया इसको। अब देखो ये इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होगा, तो ये पीछे की तरफ रिक्वाइल भी होगा, है ना। जरा देखना जरा क्यों पीछे की तरफ, मैंने बोला कि जब जैसे ये मान लो कि यहाँ पे होगा तो ये इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगा रहा होगा, उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट पीछे की तरफ आएगा, उस फोर्स की वजह से ये पीछे को रिक्वाइल होगा, ठीक है। तो एक इंस्टेंट जिस समय ये यहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे, तो कंडीशन कैसा होगा वो तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं मैं। बहुत है, उतने देर में तो ये काफी पीछे इतना पीछे आ चुका होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन था। ये अगर कभी तुमसे एक्स पूछा जाए तो तुम्हें पता है एक्स कैसे निकालना है, क्लियर है यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, इस इंस्टेंट पे इस ऑब्जेक्ट के पास, ये देखो वेज की वेलोसिटी इधर होगी v1 और इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में v2, ठीक है। v2 इज द स्पीड ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू कैपिटल, ठीक है ना बेटा, समझ में आया।
तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसकी वेलोसिटी यहाँ खड़े हुए किसी ग्राउंड के पोर्शन के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए उसके रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो इसको को दिखेगा कि भाई ये पीछे भी जा रहा है और उसके रिलेटिव वो ऊपर से जा रहा है, मतलब इसको दिखेगा कि ये जो है वो V1 से भी इधर आ रहा है और ऊपर की तरफ भी इससे जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या V2 बोलो, क्या ये समझ में आया? विद रिस्पेक्ट लिख लो, अगर मान लो कि कभी समझ नहीं आ रहा तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू तो है नहीं, लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम। ठीक, हमें को ये निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कि इसको इधर लेकर आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम, ये लिख लिया हमने। अच्छा ये कितना था, स्मॉल एम का v देखो v2 है, तो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखो v2 j कैप y डायरेक्शन में था, है ना। अच्छा देखो ये कितना है, तो v1 माइनस आई कैप, तो देखो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने को वही कहा कि देखो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में v1 दिखेगा और ऊपर की तरफ v2 दिखेगा, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो मान लो कि अगर इस सरफेस को ये छोड़ता भी है, इस सरफेस को यहाँ से छोड़ता है, तो वो कैसे पार्ट पे जाएगा, देखो इन दोनों की रिजल्टेंट किस तरह से होगी, ये कुछ इस तरीके से ऐसे चलकर ऐसे गिरेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अब इसमें सवाल आपसे पूछा गया है कि V1 V2 सब कुछ कैलकुलेट करो, बताओ मैक्सिमम हाइट कितना हुआ। तो ये बात क्या समझ में आया, जिस समय इस सरफेस को छोड़ेगा उस समय इसके पास दो वेलोसिटी, अपवर्ड डायरेक्शन में V2 और हॉरिजॉन्टल में V1। ठीक, तो ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गई मैक्सिमम हाइट। समझ में आ गई बात? तो ग्राउंड से ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट प्लस ये, तो ये एच मैक्स है और ये क्या है, स्मॉल एच है। क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? लेकिन कैलकुलेट तभी कर सकते हो जब ये V1 और V2 आपको पहले से पता चल जाए। तो क्यों ना हम V1 और V2 को निकालने की पहले कोशिश करें। ठीक है, तो V1 और V2 में अगर हम लोग डिस्कशन करें यहाँ पे, तो सबसे पहले एक चीज देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स तो है नहीं हमारे पास, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में 0 है। तो फिर वही केस हमारा जो हम अब तक करके आ रहे हैं लगातार पिछले सवालों से, कि एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम देखो तो ये कितना था, mu था, है ना बेटा, इनिशियली हमने फेंका था इतने से ही तो mu क्लियर इक्वल टू फाइनल देखो, फाइनल देखो इसका मोमेंटम कितना है, m माइनस V1, V1 है ना, हाँ V1। ठीक, अच्छा इसकी मोमेंटम कितनी है, वो भी क्यों नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखो को एक्स डायरेक्शन में, सो प्लस स्मॉल m माइनस V1, तो देखो V1 आ गया mu डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल, आ गया क्या? ठीक है ना। अच्छा यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। ठीक, पहले तो V1 आ गया, अब सवाल है V2 कैसे निकाली जाए। ठीक, तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो फिर तो वही के सभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, एनर्जी को कंजर्व किया था ना, तो क्या इस सिस्टम में भी एनर्जी कंजर्व है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था, एक इंक्लाइंड प्लेन था, इसमें कर्व स्ट्रक्चर है, तो क्या फर्क पड़ता है, कर्व स्ट्रक्चर हो तब भी तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होगा किसी भी पॉइंट पे, तो वर्क बाई नॉर्मल तो जीरो हो गया, तो वर्क बाई नॉर्मल जीरो, इसका मतलब क्या है, और इस पे जो नॉर्मल वेज पे जो नॉर्मल लग रहा है ऊपर लग रहा है, उसके कारण कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, mg के कारण वेज पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस पे जो mg है उसी की वजह से वो ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी सिस्टम की फिर से कंजर्व है, तो हम क्या लिख लेंगे, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। देखो जितना भी पीछे वाला क्वेश्चन था ना मैंने एक क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया, ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक, यू इनिशियल कितना है, देखो यहाँ पे फ्लोर पे था कुछ भी नहीं, जीरो मान लेते हैं यहाँ पे जीरो, के इनिशियल कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू यू फाइनल बताना, देखो एच हाइट ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया एम जी एच प्लस के फाइनल कितना हो जाएगा, अब सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, एक वेज है और एक स्मॉल एम है। ठीक, तो क्या लिख लेंगे, हाफ स्मॉल एम, उसकी दो वेलोसिटीज है, ऊपर की तरफ v2 स्क्वायर और इस डायरेक्शन में उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक, अब वेज आ गया हाफ कैपिटल एम इंटू v1 स्क्वायर, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है बट इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है ना, हालांकि इक्वेशन क्या है ये, ठीक, ये तो वैल्यू है जो हमारा निकला हुआ है यू के कर में,
यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तुम्हारा यहाँ से V2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि मैक्सिमम हाइट बताओ। अब तुम भूल जाओ, देखो ये कहानी सेंटर ऑफ मास की खत्म हो गई यहाँ पे। इसको कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने सेंटर ऑफ मास का पार्ट एकदम बढ़िया से कर लिया। ठीक है, अब सवाल यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन का आ गया। तो अब एक चीज बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है ना कि मैक्सिमम हाइट कितना होता है, याद करो। मैंने आप लोग को बताया, अगर याद नहीं है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट देखना। ये कितना होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड डिवाइडेड बाई 2g। तो देखना जरा, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी, v2 थी ना, तो ये कितना आ जाएगा, तो v2 स्क्वायर। क्लियर, देखो v2 तुमने यहाँ से निकाल लिया, ये वाली हाइट आ गई, इस वाले हाइट को इसमें ऐड कर दो, तो क्या कहते हो, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। ठीक। अच्छा, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताना कि क्या ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को छोड़ने के बाद जब वापस से गिरेगा तो क्या वापस से इसी के ऊपर गिरेगा, तो हाँ बिल्कुल वहीं गिरेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है। देख लो ना, ये भी मूव कर रहा है v1 से, ये भी मूव कर रहा है v1 से। ठीक है, तो ये ऊपर क्यों गया, v2 की वजह से। इधर को क्यों मूव कर रहा है, v1 की वजह से। तो सेम टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्मॉल m कवर करेगा उतना ही कैपिटल M करेगा। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो वेज इसके नीचे होगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो वेज इसके नीचे होगा, जब यहाँ होगा तो वेज अगेन इसके नीचे होगा, जब यहाँ होगा तो वेज यहाँ पहुंच चुका होगा। ठीक है, सो अगेन लैंडिंग ऑन द सेम पोजिशन ऑन द वेज। ठीक, यही तो होता है। चल के ट्रेन में अगर हम बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते तो हमारे हाथ की तो आके गिरता है, क्यों, क्योंकि आपने फेंका तो ऊपर, तो उसके पास तो दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो हमारी ट्रेन की वेलोसिटी जो मेरी थी, एक उस ऑब्जेक्ट जिसको ऊपर फेंका तुमने वो भी तो ट्रेन की स्पीड उसने गेन कर ली। तो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड, सो सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वापस हमारे हाथ पे गिर रहा होता है। बट क्या ग्राउंड पे खड़ा पर्सन क्या वही देख रहा होगा कि जो बॉल तुमने क्रेन में फेंका है वो सीधा ऊपर जाकर नीचे आ गया, उसको ऐसे तुमने यहाँ पे फेंका क्योंकि उसको वो वहां पे खड़ा है उधर पीछे, तो वो देख रहा होगा अरे मैं तो पीछे चला गया, तो बॉल भी तो पीछे गया, तभी तो मेरे हाथ में आया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना बेटा। ठीक है, तो ये हो गया एक बहुत अच्छा सवाल, इसके ऊपर हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई है सब किसी को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आज सेंटर ऑफ मास के ऊपर एकदम बेहतरीन क्वेश्चन का एकदम पूरा का पूरा जमावड़ा मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अब बात आती है कि स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक, बड़ा तकलीफ देता। अच्छा, स्प्रिंग मास सिस्टम से पहले एक और सवाल करना पसंद करोगे क्या, मूड है, करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो कैसा क्वेश्चन दो तुम लोगों को, चल ये क्वेश्चन देखो। ये देखो, एक प्लेटफॉर्म है, ये इस तरीके का सिस्टम है। ठीक है, सरफेस ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, इसको एक्स से कॉम्प्रेस कर दिया, और कॉम्प्रेस देखो ये इसके साथ अटैच्ड नहीं है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, ये जो स्मॉल एम है ये ऐसे फ्री था, उसको स्प्रिंग के पास लेकर आए, स्प्रिंग जैसे मान लो कि ये हो गया, इसका मुंह ये जो मतलब खुला हुआ एंड है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्री एंड है, एक ऑब्जेक्ट को इसके अगेंस्ट लेकर आए, इसको दबा दिया एक्स से और फिर छोड़ दिया। बात समझ में आ गई बेटा। ठीक, जैसे ही छोड़ा तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये स्मॉल एम कैपिटल एम को छोड़कर नीचे गिर रहा होगा उस समय कैपिटल एम की स्पीड क्या होगी, ये सवाल है। ठीक, तो अब एक चीज देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि क्या क्या होगा यहाँ पे। ठीक, हम सिंपल सा एक कंसिडरेशन लेते
कि मान लो कि इसको ये कंप्रेस किया गया है, तो ये रहा, मैंने कंप्रेस कर दिया इसको, यहाँ पे ला दिया, ठीक, ये हो गया, एक से कंप्रेस कर दिया, ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब जैसे ही छोड़ोगे, ठीक है, अब देखो इसके ऊपर फोर्स के एक्स लग रहा होगा, यहाँ पे के एक्स लग रहा होगा, और ये जो पार्ट है ये वेज का ही पार्ट है, मतलब जो ये पार्ट जो देख रहे हो ना, ये प्लैंक, उस प्लैंक का पार्ट है, ठीक है। तो सारे एक्सटर्नल, देखो इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं है। एक बात तो समझ में आ गई। तो जिस समय ये यहाँ पे होगा, उस समय मैं मान लेता हूं कि जिस समय ये मान लो कि हमारा प्लैंक ये रहा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच के इसके मतलब स्प्रिंग को यहाँ से फाइनली छोड़ रहा है, स्प्रिंग जस्ट यहाँ से रिमूव हुआ है, उस समय इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी v है। मुझे नहीं पता कि कौन किस डायरेक्शन में गया है, तो इसलिए जब नहीं कुछ समझ आए तो आप उसको कहीं भी कंसिडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। बट दिस u इज द स्पीड ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ठीक है, समझ में आ गया। सो अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो क्या मोमेंटम को कंजर्व बोल सकते क्या हम लोग? सिस्टम पे क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं है। तो क्या मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होगा? तो बिल्कुल होगा। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्लियर। अब जो दबाया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो v इक्वल टू 0 से छोड़ा था इसको, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी हो गई? 0। अब इस जगह पे देखो वेलोसिटी कितनी है, तो m स्मॉल m इसकी लिख रहे हैं। अब देखो u तो इसके रिलेटिव है और v इसकी ये ग्राउंड के रिलेटिव है ना, तो ग्राउंड के रिलेटिव इसका वेलोसिटी कितना है बता सकता है कोई? अरे ये इधर को जा रहा है, ये भी उधर को जा रहा है, तो u प्लस v, कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक। तो m u प्लस v प्लस कैपिटल M इंटू v, क्लियर है बेटा। ये एक इक्वेशन हमारा बनकर तैयार हो गया, क्लियर। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि कोई भी यहाँ पे फोर्स ऐसा नहीं है जिसने की वर्क किया है एक्सेप्ट स्प्रिंग, और स्प्रिंग कंजर्वेटिव होता है ना, स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव है, तो जब स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्या फर्क है, तब तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कंजर्व हो गई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यही पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी पूरी काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी देखो, हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m, और उसके पास वेलोसिटी कितनी है? u प्लस v का स्क्वायर। जिस बच्चे ने ये दो इक्वेशन लिख गया उसका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, थोड़ा सा बस अपने बेसिक पे ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे देखो स्प्रिंग मास सिस्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन होता है, बच्चों को बहुत परेशान कर रहा होता है, इस पे बात कर रहे हैं हम लोग, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है। कंसिडर करो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये स्प्रिंग है, अपने नेचुरल लेंथ में है, दिस वन इज का नेचुरल लेंथ, ठीक। या फिर अभी मान लेता हूं मैं ये इसका नेचुरल लेंथ है, यहां से लेकर यहाँ तक, मतलब ये स्प्रिंग, इसको दबा दिया हमने, इसको क्या किया पहले ऐसे दबा दिया, इसको M1 मान लेता हूँ, इसको M2 मान लो, इसको X1 से दबा दिया और इसको X2 से दबा दिया, ठीक। तो टोटल ये मैंने मान लिया कि ये स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो L0 है, L0 इसका नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, दबाया कितने से? X0 से, ठीक है। तो अच्छा ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, बता देना जरा, L0, बोलो बोलो, अरे X0 से दबा गया तो अब लेंथ कितना हो गया? L0 माइनस X0, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या X1 X2 को हम X0 के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे, देखो इसका इसका और इसका सम को इतना होना चाहिए ना, तो L0 माइनस X0 प्लस X1 प्लस X2 मस्ट बी इक्वल टू L0, L0 ने L0 को गायब कर दिया, तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू X0। ऐसे भी सोच के तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि भाई X0 से दबाया
तो इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया, इसने जो भी कवर किया होगा, ओवरऑल इनका सम तो एक्स नॉट ही आएगा ना। तो क्या पाया, तो उतने से ही था। ठीक, समझ में आ गई बात। अब मैंने क्वेश्चन ये है कि इसको जब यहाँ से छोड़ा, ठीक, रेस्ट से छोड़ा इसको, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0, इसकी भी वेलोसिटी 0, रेस्ट से छोड़ दिया, तो जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचे, ठीक है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है, नेचुरल लेंथ पे दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ये आपसे सवाल पूछेगी। तो अब जैसे देखो बेटा, यहाँ पे जरा एक बार करो यहाँ पे अच्छे तरीके से। गुड आफ्टरनून बेटा। देखो बेटा यहाँ पे, अब जब इसको दबाकर छोड़ा, ठीक, तो स्प्रिंग अब कुछ देर बाद ऐसे सिचुएशन में आ चुका होगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये जस्ट फ्री एंगस्टम है, याद रखना, ये इसके साथ अटैच, आप बोलो चलो अटैच मान लेते हैं, वो दोनों को बांध गया है, दोनों बंधे हुए हैं, ठीक, अटैच है ये यहाँ पे पहुंचा, M2 यहाँ पे पहुंचा, M1 यहाँ पे, ये कौन सा था, M2 ये है, M1 ये है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गया, ठीक। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, x1, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, x2। तो क्या हम x1 x2 कैलकुलेट कर सकते हैं, सोच के बताना जरा, क्या x1 और x2 कैलकुलेट की जा सकती है? तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखो, जब इसको दबाकर छोड़ गया, तो अब जरा सोचना कि पूरे सिस्टम पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स है। देखो, ये इस पे के एक्स नॉट लगा रहा होगा इस जगह पे, ये इस पे के एक्स नॉट की जगह को लगा रहा होगा। अगर ये सिस्टम है तो दोनों फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट हो गए, मतलब किसी ने बाहरी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो स्प्रिंग ने, तो स्प्रिंग तो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, सिस्टम का इंटरनल पार्ट है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट, क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट से छोड़ा गया है, सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा, ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अगेन 0। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वो वहां का वहां ही रहेगा, कोई चेंज इन पोजीशन नहीं होगा। इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर मैं मान लूं कि यहाँ लाई कर रहा होगा, तो अब भी इसी जगह पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, x1, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हुआ, x2। तो हम क्या लिख देंगे, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ये एक इक्वेशन ये आ गया। और देखो एक इक्वेशन यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, और ये दूसरा इक्वेशन है, तो देखना जरा 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या x1 और x2 निकल के आ जाएगा, निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, जरा प्लेस कर दो यहाँ से, निकालो तो x1 की वैल्यू वहां पे डाल दो, तो देखो तो कितना आ जाएगा, x2 प्लस x1 कितना है, m2 बाई m1 इंटू x2 इक्वल टू x नॉट। तो देखो x2 कितना आ गया, m1 x नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू उस इक्वेशन में डाल दो, तो x1 आ जाएगा m2 x नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देख रो, तो पार्टिकल, एक एक पार्टिकल ने नेचुरल लेंथ पे पहुंचने तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेंगे तो बताओ उनकी वेलोसिटीज क्या है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हमने को यहाँ पे, हमें अगले एक स्टेप आगे चल रहे हैं, हमें को पिछले स्टेप पे रहना है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म हमारे हमें पहले से पता है, ये तो हमने निकाल लिया ये सब कुछ, ठीक है। अब जरा देखो तुम क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ऐसा लिख देंगे ना। इनिशियली जब रेस्ट से छोड़ा था, इनिशियल मोमेंटम इतना, मान लो कि यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ये इस तरफ भाग रहा होगा v1 वेलोसिटी से, तो क्या लिख देंगे, mv1 या m1 v1, देखो वो राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड है, तो माइनस m2 v2, तो ये आ गया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। एक इक्वेशन ये आ गया हमारा, क्लियर। हमें तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है,
अननोन दो हो गए हैं हमारे पास V1 और V2। तो अगला इक्वेशन कौन सा होगा बेटा? अगेन एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि काम करने वाला तो बेचारा अकेला स्प्रिंग है, ठीक, और स्प्रिंग कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो अगला इक्वेशन क्या लिख देंगे कि जिस समय छोड़ा उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यही तो पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। जिस बच्चे ने इतना लिख लिया, ठीक है, इक्वेशन 1 वहां पर था, ठीक। अब इसको मतलब इसको 3 मान लेता हूँ कि 1 2 को पहले लिखा हुआ था, ये 4 आ गया। 3 और 4 को सॉल्व करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कितना यहाँ पे वेलोसिटी है जब वो नेचुरल लेंथ पे पहुंचे होंगे। तो क्या ये पार्टिकल यहाँ रुक जाएगी? कभी नहीं रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास तो वेलोसिटीज है, स्प्रिंग यहाँ पे अटैच्ड है। तो अब ये स्प्रिंग को खींच कर दूर लेकर जाएंगे। तो मान लो कि अब कितना, यहाँ से मैंने मान लिया कि ये x2 गैस खींच कर लेकर आए, इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई, ठीक। और ये जो है यहाँ से और इतना आगे आया जहां इसकी वेलोसिटी 0 हुई है, वो x1 गैस है। अगेन सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे क्या लिख सकते हो? m1 x1 गैस इक्वल टू m2 x2 गैस। फिर से अगला इक्वेशन लिख देंगे, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो गया? x2 गैस प्लस x1 गैस, ये हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई होगी पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, ठीक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 प्लस x2 एक्चुअली क्या है ये का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इनिशियल हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा कन्वर्ट हो गया है पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो तो जरा इस इक्वेशन को, और एक और इक्वेशन ऐसे देखो, ये रहा। तो देखो कि यहाँ से दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों की राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, ठीक। मतलब एक्स नॉट जो है वो तो यही है, x1 गैस प्लस x2 गैस इज इक्वल टू एक्स नॉट, है ना। तो क्या हम x1 गैस और x2 गैस निकाल सकते हैं? एक रहा इक्वेशन ये, एक रहा ये इक्वेशन, ठीक, वापिस से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने पूरी की पूरी इसके ऊपर पीएचडी कर ली है, ठीक, स्प्रिंग मास सिस्टम पे। अब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो है वो इसके ऊपर बन सकते हैं, ठीक। अब जैसे कुछ एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर, ध्यान से देखो। हाय आयुष, हम यहाँ पे फिजिक्स की क्लास कंडक्ट कर रहे हैं फॉर योर 11th पॉइंट ऑफ व्यू। ये 11th का, हालांकि ये आज की जो क्लास है वो प्योर 11th नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो बच्चे इस साल आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये क्लास है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है बेटा। इतना आ गया। अब जैसे मान लो, अब वेराइटी जब थोड़े से अलग से क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारा, अब देखो बेटा, मान लो कि ऐसा कुछ केस है, ये ऑब्जेक्ट है m1, ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग जो है अभी नेचुरल लेंथ में, ये m2 है, या m मान लो, इसको 2m ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अब हुआ क्या कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। इतनी बात, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पहले से पता है, ये नेचुरल लेंथ में रेस्ट पे है इनिशियली। अब हुआ क्या कि एक बुलेट जो है, बुलेट को हमने यहाँ से फायर कर दिया यू स्पीड से, और ये बुलेट इसके अंदर घुस रहा है, यू स्पीड से हिट कर दो, इसका भी मास स्मॉल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक बार सोचो जरा, जब ये इसके ऊपर हिट कर रहा होगा, तो आप लोग को मैंने कॉलिजन टॉपिक में समझाया था सब किसी को कि जब भी कॉलिजन हो रहा हो तो कॉलिजन के दौरान जो फोर्स लग रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स, क्लियर। और जब इंपल्सिव हमने नेग्लिजिबल हो जाता है, सो जस्ट इग्नोर देम। तो इस केस में देखो, यहाँ पे जैसे वो हिट कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा, डेफिनेटली कोशिश तो कर रहा होगा, ठीक। तो हम उसके को इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो नॉन इंपल्सिव है, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पे कि इनिशियल मोमेंटम mu, तो फाइनल मोमेंटम 2m इंटू v, तो इसकी v हो गई हमारी u/2। अब जैसे ये इसके अंदर घुस जाएगा, अब ये सिस्टम क्या हो गया, ये यहाँ पे तो था ही,
इसके पास ये बुलेट इसके अंदर घुस गया है, इसका मास कितना हो गया 2m, और ये मूव कर रहा है अब u/2 से। क्लियर? तो मैं इसको v मान लेता हूँ। ठीक, v तो आप यहाँ पे देख ही रहो, ये रहा v स्पीड थम। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आगे प्लेस करना हो उसको v प्लेस कर लेना। क्लियर? इतने से आगे मूव कर रहा होगा। ठीक, इसका मास हो गया 2m। ठीक, ये को हमारा 2m है। अब सोचो, क्या इस इंस्टेंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इसको ये परमिट नहीं करने देगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। ठीक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको परेशान न करे। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंस्टेंटली इसमें वेलोसिटी को चेंज नहीं होने देगी। तो फिलहाल इस इंस्टेंट पे ये बेटा रेस्ट पे है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये बिल्कुल यहाँ पे कॉलिजन इन्वॉल्व हो गया, कितना सुंदर बन गया। अब ये आ गया, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? देखो तो, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी तो 0 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4m, विच इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो जरा, m गायब 2m, यहाँ v/2 आ गया। v कितना था? u/2, तो ये आ गया u/4। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। u/2 प्लेस कर दिया मैंने। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इतने से स्टार्ट हो जाएगा मूव करना। तो एक काम करते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे चलकर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पे 2m, ये भी 2m यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे होगा। कि ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक, ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम बात करें, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे चले चलो। ठीक, तो जैसे ही इसके ऊपर जाओगे तुम्हें पता है कि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में। और याद करो, मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में समझाया था। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही, आप प्रीवियस इसके ऊपर ऑलरेडी टॉपिक बना हुआ है, उसको देखिए जरूर। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी का जो पहला लेक्चर था उस पे पूरा बताया कि इसकी वेलोसिटी को जीरो करने का तरीका क्या है। इसके बराबर का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो और हर जगह करो। ठीक है, तो जैसे ही ये काम करेंगे तो सेंटर ऑफ मास बेचारा रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ मास, और इसके पास जो 2m के पास जो वेलोसिटी देखो, v सेंटर ऑफ मास कितना u/4, तो इसके पास u/4 इस डायरेक्शन में था, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में u/4 ऐड कर दिया हमने, तो इसके ऊपर भी u/4 ऐड कर दिया। ठीक है, याद रखना। और इसके ऊपर भी ये जो ऑब्जेक्ट था, इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी थी? u/2, और u/4 इस डायरेक्शन में। ठीक, तो क्लियर है? अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच, ये बिल्कुल बीच में है बेटा, याद रखना सेंटर पे है। ठीक, सो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अब इसके पास वेलोसिटी हो गई u/4। ये स्प्रिंग यहाँ पे रेस्ट पे है, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक, और इसके पास जो वेलोसिटी हो गई, इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? u/2 माइनस u/4, तो u/2 इस डायरेक्शन। क्लियर है? अब ये हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के चुपचाप यहाँ आराम से रेस्ट पे बैठ के देख रहे होंगे कि ये u/2 से इधर को जा रहा है, ये u/4 से इधर को जाना स्टार्ट हुआ है। सो अपने मैक्सिमम किसी जगह पे जाकर रेस्ट पे आ गया होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो मान लो कि कहीं यहाँ पे जाकर रेस्ट पे आ गया होगा। क्लियर? ये कहीं यहाँ पे जाकर रेस्ट पे आ गया होगा। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ, तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये x1 चला गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये x2 चला गया, यही तो मैक्सिमम इलोंगेशन है। समझ में आ गई बात? तो मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस समय पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाए, याद रखना वेलोसिटी मैंने बोला है कॉलेज में बताई कि मैंने ये बात, मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन का मतलब क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी सेम। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हो, तो आपको मैक्सिमम क्या दिखेगा कि वो रेस्ट पे हो जाए। ठीक है, ये क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मैक्सिमम क्या होगा? जहाँ पे ये दोनों जाकर रुक जाए। क्लियर है यहाँ पे? तो अब अगर हम यहाँ पे लिखे कि इसके पास जो वेलोसिटी थी वो तो हमें दिख रहा है। क्लियर है? तो हम क्या एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं यहाँ पे। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ 2m इंटू, इसका लिख रहा हूं मैं u/4 का स्क्वायर प्लस उसका लिखते हैं हाफ 2m
इंटू यू बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, ये पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दैट हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, यही तो है मैक्सिमम इलोंगेशन। तो क्या सॉल्व करके निकाल लोगे, मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हमने देखा यहाँ पे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात, आ रहा है ना समझ में, कुछ दिक्कत तो ऐसा है नहीं, ठीक। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना, आज तो टाइम ओवर हो गया है हमारा, ठीक। तो अगले क्लास में एक दो क्वेश्चन और के ऊपर वो कर लेंगे, फिर वोकेशनल वाले टॉपिक पे चलेंगे। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इंपॉर्टेंट था, जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उन सबके लिए। टाइम तो खत्म हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक, कमेंट जरूर कीजिए, और हो सके तो शेयर जरूर कीजिए। आपको लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ठीक है। अपना ध्यान रखना बच्चों, टेक केयर।